और हम सबके बीच इस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव सुधांशु पंत जी यहाँ पर मौजूद हैं और जोरदार तालियों के साथ सुधांशु जी का आप स्वागत कीजिए। साथ ही मैं मंच पर सुधांशु जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र सर, काइंडली कम ऑन स्टेज। मनोज जिज्ञासी जी, काइंडली बी ऑन स्टेज। एंड रुबिका लियाकत, our vice president, I'll invite you to welcome सुधांशु पंत जी। और आप सबकी तालियां बजती रहनी चाहिए। डॉक्टर अनीता हादा जी, प्लीज बी ऑन स्टेज। And now I would request Sudhanshu to stay back on the stage and Purnima to go ahead with the session. Thank you. इससे पहले कि हम सेशन में आगे बढ़े, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर से टू बी ऑन पोडियम प्लीज। देश के प्रतिभावान आईएएस अफसर और यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी सुधांशु पंत जी का हार्दिक स्वागत है। श्री पंत राजस्थान कैडर के हैं, प्रतिभाशाली अफसर हैं, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सरकार में निभा चुके हैं। हेल्थ में भी काम करने का बहुत अनुभव है। सरकार ने इनकी प्रतिभा और उसको देखते हुए मोदी सरकार ने इन्हें भारत सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है, विशेषतः राजस्थान के लिए और दिल्ली में आप सब के लिए। आप सब मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं और मुझे पूरी आशा है और भरोसा है कि आप लोग जो इंटरेक्ट करेंगे पंत साहब से, आगे कभी समाचार विश्लेषण में इनसे मिलेंगे, कॉन्फ्रेंसेज में मिलेंगे, अपने मुद्दे लेके इनके सामने जाएंगे, तो आप पाएंगे कि एक बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही एक पॉजिटिव माइंड का व्यक्ति हेल्थ सेक्रेटरी बन के आया है। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच जेसी सर। हालांकि इंट्रोडक्शन सर की तरफ से करा दिया गया है, फिर भी इस बात का मुझे जिक्र करना होगा। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी सुधांशु पंत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और पंत साहब, जब आपको नई जिम्मेदारी मिली, इसी के साथ शुरुआत करती हूँ, थोड़ा लाइटर नोट पर है। जब आपको अभी अहम जिम्मेदारी केंद्र में मिली तो मीडिया में हेडलाइन चली, राजस्थान के आईएएस अफसर का केंद्र में दबदबा। ये दबदबा किस तरीके से कायम है और इस दबदबे के साथ केंद्र की योजनाओं को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी तक आपने कितना समझा और कैसे आगे बढ़ाया? थैंक यू मैम। आपने जो शब्द प्रयोग किए, दबदबा तो कुछ नहीं, ये एक अवसर है हम लोगों के लिए। स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत बड़ा है, इसका कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है, कैनवस बहुत बड़ा है, तो एक अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने यहाँ पर काम करने की दी, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अभी यद्यपि मुझे
2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, जी पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। और अभी 17 सितंबर से बहुत बड़ा एक कैंपेन शुरू किया है आयुष्मान भव के नाम से, जिसके 4-5 अलग अलग पिलर हैं। क्योंकि असली हेल्थ रिक्वायरमेंट जो है हमारी रूरल एरियाज में है, प्राइमरी लेवल पे है, सेकेंडरी लेवल पे है। तो वहाँ पर किस तरह से हेल्थ सर्विसेज का सैचुरेशन किया जाए। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होता है जो हमारे प्राइमरी यूनिट है, वो करीब 1.5 लाख से ज़्यादा हैं पूरे देश में। तो वहाँ पर आयुष्मान मेले के नाम से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। CHC जो होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहाँ पर भी आयुष्मान मेले ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। इसके अलावा एक दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम जो है हेल्थ एश्योरेंस की, PMJ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें गरीब परिवार को 5 लाख रुपए सालाना तक का मुफ्त इलाज एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में मिलता है। तो उस स्कीम के आयुष्मान कार्ड बनते हैं। तो आयुष्मान कार्ड इस आयुष्मान भव अभियान के दौरान बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा ऑर्गन डोनेशन का प्लेज लिया जा रहा है, ब्लड डोनेशन किया जा रहा है, आयुष्मान सभाएं की जा रही हैं। जिन पंचायतों में या जिन म्यूनिसिपल वार्ड्स में सभी कार्ड बन गए, जो सैचुरेट हो गए, उनको आयुष्मान पंचायत या आयुष्मान नगर वार्ड के खिताब से उनको ऑनर किया जाएगा। तो इस तरह के आयुष्मान भव अभियान हमारा 31 दिसंबर तक चलेगा और उसमें ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। हेल्थ सर्विसेज जितनी भी इम्प्रूव हो जाएं, उसका स्कोप अनलिमिटेड है। प्रयास ये रहते हैं कि चाहे टर्शरी लेवल की सर्विसेज हों, टॉप इंस्टीट्यूशंस हों, मेडिकल कॉलेजेस हों, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हों या बिलो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हों, प्राइमरी लेवल तक सबको और मजबूत किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विसेज देश के नागरिकों को वहां पर उपलब्ध हो सके। जी, इसकी कोशिश हो रही है। और इसी बीच में स्वागत अरविंदर सिंह लवली जी का करते हुए दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत भी हो। और क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सर उसमें आप ही ने जिक्र किया रूरल एरियाज का, आज की डेट में भी आपको लगता है कि जागरूकता की एक तो बहुत ज्यादा कमी है हेल्थ सेक्टर में। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं शायद जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। जागरूकता के लिहाज से क्या किया जा रहा है? और दूसरा जो रिमोट एरियाज हैं, खासतौर से मैं पहाड़ों का जिक्र करूंगी, वहां पर बड़ी दिक्कतें होती हैं। फौरी जरूरत हो, मेडिकल एड की जरूरत हो, वो उन तक नहीं पहुंचती है। सरकार योजनाएं बहुत चला रही है, लेकिन फिर भी अभी एक लंबी दूरी है जो तय करना रिमोट एरियाज में बाकी है। रिमोट एरियाज में हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन सरकार ने उस चीज को पूरा करने के लिए भी बहुत कदम उठाए हैं। निश्चित रूप से आपने जिक्र किया, पहाड़ी इलाके हैं या रेगिस्तानी इलाके हैं या दूर दराज के एरियाज हैं, वहाँ प्रॉब्लम रहती है। हम कहते हैं कि एम्बुलेंस जो 108 है या जो एम्बुलेंस है वो किसी भी जगह 30 मिनट्स में पहुंच जानी चाहिए, लेकिन रिमोट एरियाज में कई बार दिक्कत आती है। उसको 2-3 तरह से टैकल किया जाता है। एक तो उन एरियाज में हमने उन स्टेट्स को, क्योंकि हेल्थ, पब्लिक हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है, डायरेक्टली भारत सरकार से उसको एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। तो रिमोट एरियाज में, फार फ्लंग एरियाज में स्टेट्स को ज़्यादा संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। उनको एम्बुलेंसेस की जो नॉर्मल एरिया में होता है उससे 2-3 गुना ज़्यादा उनको सुविधाएं दी जाती हैं। प्लस रिमोट एरियाज में अक्सर देखा गया है कि डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स वहाँ रुकते नहीं हैं। अगर किसी का पोस्टिंग हो भी जाता है तो अपना ट्रांसफ़र करा लेते हैं। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी फ्लैगशिप योजना है नेशनल हेल्थ मिशन, उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि रिमोट एरिया में सरकारी डॉक्टर को ज़रूरत पड़े तो 3-4-5 लाख रुपए महीने पे भी रखा जा सकता है। मैं आपको उदाहरण दूंगा, उत्तराखंड का बहुत रिमोट एक एरिया है धारचूला, जी, बिल्कुल नेपाल बॉर्डर है। एक पुल आप क्रॉस करते हैं, नेपाल आ जाता है। नेपाल में भी उसी नाम का शहर है, उसको कहते हैं दारचूला, यहाँ कहते हैं धारचूला। तो वहां पर 4 स्पेशलिस्ट उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लगाए और कई महीने से वो लोग वहीं पर रुके हुए हैं, क्योंकि 4 लाख रुपए महीने उनको वेतन दिया जा रहा है। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। इसी तरह से जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं,
या जो एक आशा होती है हमारी, जो एक तरह से वॉलंटरी वर्कर होती हैं, सरकारी एम्प्लॉय तो नहीं होती, आशा जो है वो घर घर जाके स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार प्रसार भी करती हैं और परेशानी के समय उनकी मदद भी करती हैं। आशाओं की संख्या वहाँ बढ़ाई है, आशाओं के इंसेंटिव बढ़ाए हैं। और प्रचार प्रसार की आपने बात की, ये सही है, हेल्थ इतना विस्तृत सब सेक्टर है, टॉप इंस्टीट्यूशन से लेके गांव के सेंटर तक की, और इतनी योजनाएं हैं इसमें, करीब करीब हर बीमारी की कोई ना कोई प्रोग्राम गवर्नमेंट का योजना चल रही है। तो प्रचार प्रसार इसमें और काफी कुछ तो हो रहा है, लेकिन और ज्यादा कर रहे हैं हम लोग। अब उसका मीडिया प्लानिंग चल रही है कि किस तरह से सभी माध्यमों से, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, हर तरह से और ज्यादा प्रचार हो सके, और रेडियो से भी। तो सभी माध्यमों से एक कंसोलिडेटेड कॉम्प्रिहेंसिव मीडिया स्ट्रैटेजी पे भी काम हो रहा है। बहुत जल्दी इसका असर भी देखने को मिले जी, और इसकी जरूरत भी बहुत है। और जैसा कि जेसी सर कहते हैं कि सरकार की तरफ से जो भी हेल्थ सेक्टर में योजनाएं चलाई जा रही हैं, एक बात के लिए हम आपसे कह सकते हैं कि भारत 24 आपके साथ है। सरकार जो भी योजनाएं चलाता है, भारत 24 की पूरी कोशिश कि जन जन तक उन योजनाओं और उसके प्रचार प्रसार के हम माध्यम बने, और हमें बड़ी खुशी होगी इस बात को लेकर। लेकिन अभी आपने जिक्र किया स्टेट गवर्नमेंट का। सर, आप तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी काम कर चुके हैं, अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। मैं उस अप्रोच को समझना चाहती हूं कि क्या कोई फर्क ऐसा है जो आपने गवर्नमेंट्स के अप्रोच में देखा? कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रोच ज्यादा विजनरी नजर आती है, दूर तक की सोचना? देखिए मैम, मैंने ये महसूस किया कि हेल्थ हमेशा से एक बहुत प्रायोरिटी सेक्टर था गवर्नमेंट के लिए। कोविड में या कोविड के दौरान जो कुछ हुआ, तो जो कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहां शायद उसको इतना प्रायोरिटाइज नहीं किया जा सकता, उन्होंने भी उसको अब टॉप प्रायोरिटी पे लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमेशा से बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी हेल्थ को देती थी। हेल्थ के बजट भी बहुत बड़े हमेशा से रहे हैं। सिर्फ एक ही स्कीम जो नेशनल हेल्थ मिशन है, उसी का बजट करीब 30,000 करोड़ है एक साल का। स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग तरह के हैं, कुछ हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी, कुछ कम देती थी। लेकिन पोस्ट कोविड और कोविड में जो अनुभव हुए, उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने आमतौर पे हेल्थ को और ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा है, और अपने अपने स्तर से जो कुछ भी हो सकता है वो भी करते हैं। भारत सरकार ने भी पोस्ट कोविड बहुत बड़ी योजना एक लॉन्च की, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की, 65,000 करोड़ रुपीस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के नाम से, जो कि 2026 तक 65,000 करोड़ रुपीस का इंफ्रास्ट्रक्चर राइट फ्रॉम ब्लॉक लेवल अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल और मेडिकल कॉलेज लेवल तक, कुछ क्रिटिकल केयर यूनिट्स, कुछ लेबोरेटरीज, कुछ पब्लिक हेल्थ यूनिट्स क्रिएट करने के लिए किया है। तो हेल्थ आज की तारीख में हेल्थ सेक्टर बहुत बड़ी प्रायोरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और अधिकांश स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। बिल्कुल, और होनी भी चाहिए, क्योंकि बदलते समय के साथ और जरूरत के हिसाब से, बदलते लोगों के रहन सहन, उनके परिवेश के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन हेल्थ सेक्टर। लेकिन क्योंकि आपने अभी कोविड का जिक्र किया सर, कोविड के समय भारत ने एक बेंचमार्क स्टैब्लिश किया, फिर चाहे वो कोविड के ट्रीटमेंट हो, जागरूकता हो, या फिर वैक्सीन को लेके, जैसे हमने बाकी अपने दोस्त देशों की मदद भी की। एज यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी, इस बेंचमार्क को आप कहां तक लेकर जाना चाहते हैं? ये आपने बिल्कुल सही कहा। कोविड में जो देश को नेतृत्व मिला माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, वो पूरे विश्व में अद्वितीय था। पूरे विश्व ने पहचाना आज कि किस तरह से हमारे देश ने, भारत ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुकाबला किया, जबकि यहाँ परिस्थितियां बहुत ही विषम थीं, मुश्किल थीं और चैलेंजेस बहुत बड़े थे। कई जगह हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स थे, कई जगह हमारे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वहाँ पर भी गैप्स थे। लेकिन पूरा देश जिस तरह से एकजुट होके और स्ट्रांग जो नेतृत्व कोविड को मिला देश में, आज पूरे विश्व में, चाहे WHO हो, चाहे विश्व का कोई फोरम हो, चाहे G20 हो, चाहे UN हो, हर जगह
भारत के कोविड मैनेजमेंट की हर जगह प्रशंसा होती है। तो ये कोविड मैनेजमेंट जिस तरह से किया, पूरी सरकार जैसे कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ काम की, सब ने इसको अपना दायित्व समझा, चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री हो, होम मिनिस्ट्री हो, कोई भी अन्य मिनिस्ट्री हो, सब ने इसको अपना के एक साथ एक टीम भावना से, और नेतृत्व इतना मजबूत और कुशल था कि उसके कारण से मुश्किल जो चीज थी उस पर निर्णय हुए। भारत ने कोविड के समय करीब 150 देशों को दवाइयां एक्सपोर्ट की, पीपी किट, मास्क, वेंटिलेटर तक एक्सपोर्ट किए जो पहले हमारे देश में बनते भी नहीं थे। जो वैक्सीन भारत में बनी वो दुनिया के करीब करीब सभी देशों में एक्सपोर्ट हुई। तो भारत ने न सिर्फ एक अपने देश का मैनेजमेंट बिल्कुल टॉप क्लास रखा, बल्कि विश्व को भी बहुत बड़े स्तर तक सपोर्ट किया इस पैंडेमिक के दौरान। और इससे जो देश की एक इमेज बनी वो वास्तव में पहले हेल्थ के क्षेत्र में इंडिया की गिनती, भारत की गिनती वो विश्व के टॉप देशों में उतनी नहीं आती थी, लेकिन अब बहुत मजबूती से हमारी गिनती उस टॉप लीग में आ गई है। और WHO वगैरह फोरम में हम लोग महसूस करते हैं, WHO में जो अब भारत की आवाज थी उससे बहुत पहले से बहुत ज्यादा महत्व अब मिलने लगा है। तो कोविड में देश ने पूरी दुनिया के सामने एक बहुत ही एक सफल और टॉप क्लास मैनेजमेंट का एक उदाहरण रखा। यानी कि भारत की आवाज बुलंद हो गई है और भारत की आवाज अब गंभीर देखी जाती है, समझी जाती है। लेकिन क्योंकि फर्दर चैलेंजेस की सर बात की और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि चुनौतियों में अवसर तलाशने की जरूरत होती है, कोविड के समय हमने किया। प्रधानमंत्री जी ये भी कहते हैं कि स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। 2047 या 2050 तक बदलते लाइफस्टाइल्स के चैलेंजेस को देखते हुए क्या आपको लगता है कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जिस पे भारत को और फोकस करना होगा? फॉर दैट मैटर अगर हम जीडीपी के लिहाज से बजट की बात करें हेल्थ सेक्टर में तो उसको बढ़ाना होगा। जी बिल्कुल सही आपने कहा। अभी जो अमृतकाल चल रहा है अगले 25 साल तक चलेगा। हमारा एम्फेसिस, जैसा हमें मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी से मिलता है, अभी तक हम क्यूरेटिव हेल्थ केयर पे जाते हैं, मतलब बीमार हो गए तो इलाज करा लिया। हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ बढ़ना है। ये नौबत ही ना आए कि बीमार पड़े, या ये कम से कम नौबत आए। वो कैसे होगा? लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, डाइट है, फिटनेस है, काफी कुछ जो बीमारियां हैं जिसको हम सो कॉल्ड लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं। अर्ली डायग्नोसिस एज वेल। लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कई तरह के कैंसर भी हमारे लाइफस्टाइल से लिंक्ड होते हैं। तो अगर हम शुरू में ही चेंज कर लें, अवेयरनेस बढ़ जाए, इनको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, तो बहुत हद तक हम प्रिवेंटिव स्टेप्स लेके ही हमारा जो बीमारी का बर्डन है उसको कम कर सकते हैं। जैसे इवन ट्रेडिशनल उसमें आता है, योगा है, दूसरी चीजें हैं, ये सब सार्थक होते हैं। एक प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ हम जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो एक शिफ्ट हो रहा है, जो अमृतकाल के दौरान और ज्यादा होगा, हम क्यूरेटिव से प्रिवेंटिव की तरह बढ़ रहे हैं। और इसको सपोर्ट के लिए सरकार ने बजटरी कोई कमी नहीं रखी है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो हमारे गांव-गांव स्तर तक हैं, हर ग्राम पंचायत में करीब करीब एक हेल्थ वेलनेस सेंटर है, वहां पर भी योगा सप्ताह में 2 बार और इस तरह की प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं। और बजट, जहां तक जीडीपी के आपने पूछा, तो विश्व में माना जाता है एक पैरामीटर है करीब 2.5%, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं 2.5% उनका बजट हेल्थ केयर में जाता है। इंडिया अभी उससे थोड़ा सा कम है, हमारा देश करीब 2% के करीब है। लेकिन जिस प्रकार से बजट हेल्थ में दिया जा रहा है, हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटीज में दिया जा रहा है, बहुत जल्दी शायद कुछ ही सालों में हम वो 2.5% भी पार कर जाएंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर, यही हम चाहते हैं और क्योंकि जरूरी भी है बेहतर स्वास्थ्य लोगों का बना रहे। अंतिम 2 सवाल आपसे सर पूछना चाहूंगी। अभी आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक कोई छुट्टी नहीं ली है। अब आप तो ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, अब मुझे आप ये बताइए कि बहुत चैलेंजिंग तो नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ही छुट्टी नहीं लेते, तो हम लोगों को छुट्टी कैसे मिलेगी? अब ये इस पे मैं क्या बोलूं?
वो उनका देश के प्रति समर्पण और उनकी कार्यशैली और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और उनकी जो व्यक्तिगत खूबियां हैं उस पर मैं सही व्यक्ति नहीं हूं उन पर खुलासा करने के लिए। लेकिन हम लोग भारत सरकार में जो वर्क कल्चर है, सभी अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से दिन रात अपनी मेहनत करके और जो देश के लिए एक जो नेतृत्व है उसने जो एक दिशा दिखाई है कि हमें भारत को किस दिशा में ले जाना है, किस गति से ले जाना है, तो हम तो एक इतनी बड़ी टीम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जी। मैं एक विभाग का मंत्रालय का सचिव हूं। इस तरह से कितने बड़ी सरकार है, इतने मंत्रालय हैं, इतने माननीय मंत्री हैं, उसके अलावा दूसरे इतने सचिव हैं, उसके नीचे पूरी एक तंत्र है। तो हम तो इतने बड़े तंत्र का एक छोटा सा भाग हैं, लेकिन हमें गर्व महसूस होता है कि इस प्रकार के वर्क कल्चर में हम लोग काम करते हैं जहां पर मेहनत और मेरिट को पहचाना भी जाता है, उसको रिकॉग्नाइज भी किया जाता है, अच्छे लोगों को बढ़ावा दिया जाता है और नेतृत्व जिसे कहते हैं लीडिंग बाय एग्जाम्पल। जी। जब लीडर इस तरह से हैं तो नेचुरली जो टीम का हर सदस्य है, कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा, तो सब बड़े इंस्पायर होके और मोटिवेट होके अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। जी सर, ये तो क्योंकि अब आप बहुत करीब से प्रधानमंत्री जी के साथ एसोसिएटेड है, काम कर रहे हैं, उनके विजन की भी आप बात करते हैं, लेकिन फिर भी एक सिटीजन होने के नाते मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री मोदी को आप कैसे रेट करते हैं, उनके काम को आप कैसे रेट करते हैं? अगर मैं आउट ऑफ 10 आपको पूछूं तो कितने नंबर देंगे प्रधानमंत्री जी के काम को? देखिए, ये एक सरकारी अधिकारी से आप पूछेंगे कि कैसे रेट करते हैं तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। अब मैं तो जो रेटिंग करूंगा वो पता ही है, जाहिर है। आम जन जो उनको रेटिंग करते हैं, जिस प्रकार से उनको स्नेह मिलता है, सम्मान मिलता है, न सिर्फ देश में पूरे विश्व के पटल पर, तो वही एक सबसे बड़ी चीज है। किस प्रकार से देश का नेतृत्व किया कठिन से कठिन परिस्थितियों में, जो लीडरशिप, जो स्ट्रांग लीडरशिप, एक प्रभावी लीडरशिप देश को मिली, जिसे कहते हैं ना भूतो न भविष्यति, उस स्टाइल में। और हम तो एक टीम का बहुत छोटा सा पार्ट हैं, तो हम तो अपने नेता के बारे में क्या कहें, पूरा विश्व, पूरा देश ही कह रहा है। आई थिंक उससे बड़ी कोई, उससे ज्यादा तो एक छोटे से अधिकारी के लिए कुछ कहना संभव भी नहीं। बिल्कुल, और आपने कह दिया और यहाँ तालियां बज गई। इसी को हम मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए लोगों का स्नेह और उनका अपनत्व का भाव किस तरीके से दर्शाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु पंच जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। एक बार जोरदार तालियां प्लीज। थैंक यू सर। एक सेकंड के लिए रुकिएगा मंच पे। मोमेंटो के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पे डॉक्टर जगदीश चंद्र, रुबिका लियाकत, मनोज जिज्ञासी जी, साथ ही साथ डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, डॉक्टर सौरभ गर्ग, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पीओसीटी ग्रुप, और प्रोफेसर विपिन जोशी, फाउंडर एंड डायरेक्टर कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार एनएटएससी। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई। कहते हैं ना कि सार्थक चर्चा से हमेशा सार्थक बातें निकलकर आती हैं, और वैसे भी सरकार का काम होता है योजना बनाना, अधिकारियों का काम होता है उनके क्रियान्वयन पर काम करना, और जितनी जिम्मेदारी सरकार की होती है उतनी ही जिम्मेदारी अधिकारियों की भी रहती है। और आपने पूरा पंच जी की बातों को सुना, उन्होंने बताया किस तरीके से चैलेंजेस भी आते हैं, कहां कहां उन्होंने काम किया, किस तरीके के चैलेंजेस के बीच में काम करना होता है, लेकिन चुनौतियों से पार पाकर जब आप अपने मुकाम को हासिल करते हैं तो जो सुकून महसूस होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब आप समाज के लिए काम कर रहे होते हैं, जब आप अपने देशवासियों के लिए काम कर रहे होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जब आप उनके स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे होते हैं, तो ये जाहिर सी बात है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपका बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा करने के लिए।